नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में अध्ययन किया, जिसके तहत उसका जन्म स्थान, उसकी प्रारंभिक विजय जैसे इटली अभियान, मिस्र अभियान, उसके अनेक क्षेत्रों में सुधार जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, उसकी कानून संहिता आदि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम नेपोलियन एक सम्राट के रूप में 1804 से 1815 के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग प्रथम का अध्ययन किया था। नेपोलियन सम्राट के रूप में 1804 से 1815। नेपोलियन द्वारा जीवन पर्यंत कौंसिल पद प्राप्त करना सम्राट पद के लिए पूर्वाभिनय था। इस काल में नेपोलियन यूरोप में फ्रांस की वे स्वयं की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। इसका एक ही विकल्प है, युद्ध में पराजित कर अपने साम्राज्य में शामिल करना। इसके लिए उसने एक यूरोप एक स्वामी की नीति अपनाई। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नात्रेदाम के गिरजाघर में राज्याभिषेक कर उसे विधिवत फ्रांस का सम्राट बना दिया। जब पोप ने ताज उसको पहनाने का प्रयास किया तो उसने कहा, मैंने इसे धूल में पड़ा पाया तथा तलवार की नोक से उठाया, अतः इसे पहनाने का हक किसी और को नहीं, मैं स्वयं इसे धारण करूंगा। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने अपने चचेरे भाई जोसेफ व उसके बाद लुई को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नेपोलियन ने कुल 40 युद्ध लड़े, जिनमें प्रमुख है ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805। ट्राफलगर फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर के मुहाने पर स्थित है। यह युद्ध फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया। दोनों देश परंपरागत विरोधी हैं, अतः नेपोलियन ने पहली प्राथमिकता ब्रिटेन को दी। इंग्लैंड के पास नौसेना सबसे बड़ी विशेषता थी, वही थल सेना में फ्रांस। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। उसका व स्वयं का जहाजी बेड़ा पूर्णतः नष्ट हो गया, लेकिन इसमें ब्रिटेन का प्रसिद्ध जल सेनापति नेल्सन मारा गया। इस भयंकर पराजय के बाद नेपोलियन ने जल मार्ग से ब्रिटेन पर आक्रमण नहीं करने की कसम खा ली। इस युद्ध को सार्क व शेर का युद्ध या समुद्री युद्ध या जल युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध इंग्लिश चैनल में लड़ा गया। नेपोलियन का प्रेस पर इतना कब्जा था कि इतनी बड़ी हार की खबर अखबार में छापी तक नहीं। ऑस्ट्रियट्स का युद्ध 2 दिसंबर 1805 ईस्वी। इस युद्ध में परसा व ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं को नेपोलियन ने गहरी शिकस्त दी। विवश होकर ऑस्ट्रिया को संधि करनी पड़ी। प्रेंसबर्ग की संधि 26 दिसंबर 1805 ईस्वी। इस संधि में ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा अपमान सहन करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे जर्मनी का पुनर्निर्माण हुआ। नेपोलियन ने अनेक छोटे छोटे राज्य समाप्त कर एक राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जिसमें बवेरिया, वुर्टेनबर्ग तथा जर्मनी के 14 अन्य सदस्य राज्य शामिल थे। नए जर्मन संघ ने जर्मन राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को त्याग कर नेपोलियन को अपना संरक्षक माना। राइन संघ के निर्माण के बाद 6 अगस्त 1806 को पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया, जो लगभग 1000 वर्ष से चला आ रहा था। ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने को विवश किया। जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से प्रशा नाराज हो गया, क्योंकि वह जर्मनी का प्रमुख राज्य था तथा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। अतः अब प्रशा के खिलाफ आक्रमण आवश्यक था।
नेपोलियन ने जीते हुए प्रदेशों को अपने परिवार में बांट दिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लुक्का, उत्तरी इटली, बहन इलिच को, हॉलैंड छोटा भाई लुइस को, नेपल्स बड़े भाई जोजेफ बोनापार्ट को, अपने सौतेले पुत्र यूजन को इटली के राज्यों पर वायसराय नियुक्त किया गया। यूरोप के नक्शे को गोल करके रख दो, अगले 10 साल तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेपोलियन इस नक्शे को बदल कर रख देगा। विलियम पिट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। जूनों का युद्ध, अक्टूबर 14 अक्टूबर 1806। जेना का युद्ध, एक ही दिन में नेपोलियन में जेना व ओवरस्टेट के युद्ध में परसा को बुरी तरह पराजित किया। इलो व फ्रिडलैंड का युद्ध, जून 1807 ईस्वी। इलो के युद्ध में नेपोलियन व रूस की सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध अनिर्णायक रहा। 14 जून 1807 को फ्रिडलैंड के युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। विवश होकर रूस को संधि करनी पड़ी। तिलसित की संधि, 7 जुलाई 1807। तिलसित की संधि नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा मानी जाती है। नेपोलियन ने शानदार कूटनीति के द्वारा रूस को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। संधि के तहत रूस ने नेपोलियन के द्वारा हॉलैंड, जर्मनी तथा इटली में किए गए परिवर्तनों को मान लिया तथा परसा के विघटन को भी स्वीकृति दे दी। रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का वादा किया। संधि के दौरान रूस के सम्राट अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से कहा, यूरोप क्या है और तुम ही तो यूरोप हो। संधि के दौरान रूस के सम्राट अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से कहा, यूरोप क्या है, मैं और तुम ही तो यूरोप है। इस प्रकार यूरोप का सबसे बड़ा देश नेपोलियन की शरण में आ गया। कई राज्यों ने बिना युद्ध किए नेपोलियन की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अभी भी नेपोलियन के मन में एक ही ठेस है, ब्रिटेन को पराजित करना। नेपोलियन जानता था कि ब्रिटेन की संपन्नता का कारण उसका व्यापार वह चिढ़कर कहता है, क्या है इंग्लैंड, एक दुकानदारों बनियों का देश है। यदि इंग्लैंड की दुकान बंद करवा दे तो वे मजबूर होकर फ्रांस के सामने घुटने टेक देगा। अतः अब नए तरीके से युद्ध लड़ा, जिससे व्यापारिक युद्ध हुआ, उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहते हैं। महाद्वीपीय प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली क्लास में उसके कानून महत्वपूर्ण थे, इसी प्रकार से महाद्वीपीय प्रणाली भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब फ्रांस ब्रिटेन का प्रत्यक्ष रूप से पराजित नहीं कर सका, तो उसने उसे अप्रत्यक्ष रूप से पराजित करने की योजना बनाई। फ्रांस जानता था कि ब्रिटेन का जीवन महाद्वीप के व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर है, और यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को विवश होकर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से जिस योजना का आगाज किया, उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहते हैं। इसे व्यापार बहिष्कार की नीतियां भी कहते हैं। बर्लिन का आदेश, 21 नवंबर 1806 ईस्वी को यह आदेश जारी किया गया। जेना युद्ध के बाद नेपोलियन सीधा बर्लिन पहुंचा तथा वहां से आदेश जारी किए, यूरोप से इंग्लैंड आने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूरोपीय बंदरगाह ब्रिटिश जहाजों के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह भी कहा गया कि अगर कोई ब्रिटिश व्यापारी यूरोपीय बंदरगाह पर मिल जाए तो उसे बंदी बना लिया जाए। वारसा आदेश, 25 जनवरी 1807। नेपोलियन ने वारसा आदेश द्वारा पर्सा व हनोवर के समुद्र तटों पर भी अंग्रेजी व्यापार को विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। ऑर्डर इन काउंसिल, जनवरी 1807 ईस्वी। पराजित आदेश, परिषद के आदेश, फ्रांस के उक्त दो
कदमों के बीच इंग्लैंड ने जनवरी 1807 ईस्वी में ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक आदेश जारी किया, जिसके तहत फ्रांस व उसके मित्र राष्ट्रों के साथ व्यापार करने वाले जहाज यदि ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नंबर 2 है, तटस्थ राज्यों के जहाज़ों को यूरोप पहुंचने से पूर्व ब्रिटिश तट पर उतरना पड़ेगा। मिलान का आदेश 17 दिसंबर 1807। यह आदेश नेपोलियन ने मिलान स्टेट्स, मिलान इटली से जारी किया। इन आदेशों के अनुसार कोई भी जहाज, चाहे वह किसी भी देश का हो, यदि वह अंग्रेजी बंदरगाह के से होकर आया तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। फॉन्टेब्लू आदेश 1810। इस आदेश के अनुसार यूरोपीय बंदरगाह पर पहुंचने वाली ब्रिटिश वस्तुओं को जला दिया जाए। यह आदेश नेपोलियन के झुंझलाहट दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट है महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम। यूरोप में खजानों की कमी, कीमतों में वृद्धि, तस्करी में वृद्धि, तटस्थ राज्यों के साथ विवाद, फ्रांस व इंग्लैंड की आर्थिक नीति हानि, नेपोलियन की प्रतिबंधा को आघात, महाद्वीपीय प्रणाली असफलता के कारण, इंग्लैंड की सर्वोच्च नौसैनिक क्षमता नंबर 2 है, फ्रांस के मित्र राष्ट्रों का ये सहयोग। सर्वप्रथम पुर्तगाल, स्पेन में, उसके बाद रूस ने नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली को मानने से इनकार कर दिया। हॉलैंड में उसके भाई लुइस ने इस व्यवस्था को नहीं माना। पुर्तगाल ने विरोध क्यों किया? पुर्तगाल की शराब का एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्केट ब्रिटेन में था, अतः इसे उसका व्यापार प्रभावित होगा। पुर्तगाल पर आक्रमण। अगर नेपोलियन स्थल मार्ग से पुर्तगाल पर आक्रमण करता है तो उसे स्पेन के अंदर से गुजरना होगा। इसलिए नेपोलियन ने स्पेन के साथ समझौता कर लिया, जिसके तहत अगर फ्रांस की सेना को स्पेन मार्ग दे दे तो विजय के बाद पुर्तगाल को फ्रांस व स्पेन आधा आधा बांट लेंगे। इससे स्पेन सहमत हो गया। अब फ्रांस ने आक्रमण कर पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। रानी के शर्त के अनुसार पुर्तगाल का विभाजन होना था, लेकिन नेपोलियन मुकर गया तथा स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया। अपने बड़े भाई जोसेफ को बोनापार्ट, जो पहले नेपल्स में नियुक्तियां हो, को स्पेन का शासक बना दिया। स्पेन में संघर्ष। प्रायद्वीपीय युद्ध 1808 से 1817। वैसे स्पेन की फ्रांस को कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन नेपोलियन द्वारा किए गए व्यवहार में राष्ट्रवादी भावना जाग उठी। वे आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूरा राष्ट्र नेपोलियन के विरुद्ध खड़ा हो गया। जनता के विद्रोह को देख जोसेफ आत्मविश्वास खो बैठा। पुर्तगाल से लौटती हुई सेना पर स्पेन के गुरिल्लाओं ने आक्रमण कर दिया, जिससे नेपोलियन के 23,000 सैनिक मारे गए। उसे झुंझलाहट। नेपोलियन ने कहा, स्पेन के नासुर ने मुझे बर्बाद कर दिया। स्पेन और नेपोलियन के लिए जटिलता जहरीला फोड़ा हुआ। स्पेन के साथ लड़े गए युद्ध को इमारत में महाद्वीपीय युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1808 से 1812
14 तक चला। ऑस्ट्रिया से युद्ध भी, ग्राम का युद्ध 1809। नेपोलियन को प्रायद्वीपीय युद्ध में फंसा देखकर ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के विरुद्ध अप्रैल 1809 में युद्ध की घोषणा कर दी। सॉरी, लेकिन नेपोलियन ने उसे वेग्रा में पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया को वियना की अपमानजनक संधि करनी पड़ी तथा एक बड़ा भाग फ्रांस को देना पड़ा। नेक्स्ट है, संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मरिया लुइसा का विवाह नेपोलियन से कर दिया गया। नेपोलियन ने अपनी पूर्वापले जोसेफारेन को 1810 में तलाक दे दिया। मॉस्को अभियान, रूस के धान का जब व्यापार प्रभावित हुआ तो वहाँ के किसानों ने विरोध किया, तो रूस में महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। अतः नेपोलियन रूस में सम्राट से नाराज हो गया। जून 1810 ईस्वी में नेपोलियन अपनी 6 लाख सेनाओं के साथ मॉस्को अभियान पर निकला। जब फ्रांस की सेना रूस की सीमा पर पहुंची तो वहां सेना मौजूद नहीं थी। जब फ्रांस की सेना आगे बढ़ी तो रूस की सेना पीछे हटती गई। वह खेती में आग लगा दी नहीं, लेकिन नेपोलियन आगे बढ़ता रहा। सितंबर में नेपोलियन मॉस्को पहुंचा। आगे आग लगी देख नेपोलियन को संकेत मिलने लगा। अतः उसने जार को समझाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन जार ने ठुकरा दिया। अक्टूबर में रूस में जबरदस्त बर्फ पड़ना शुरू हो गई। अतः नेपोलियन के पास वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह वापस लौट गया। इस अभियान में नेपोलियन के 5 लाख सैनिक मारे गए। लौटती सेना में पर रूस ने आक्रमण कर दिया। अब यूरोप के अन्य स्वराज्यों ने ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में एक संघ बनाया। 1813 में पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन ने चौथे गुट का निर्माण किया। 1813 में राष्ट्रों से युद्ध में इस गुट ने लिपजिंग यानी नेपोलियन को पराजित किया। अतः अब नेपोलियन संधि करने को विवश हुआ। फाउंटेनब्लॉ की संधि 1814। इस संधि के तहत फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन और उसके परिवार व रिश्तेदारों के कोई हक नहीं होगा। नेपोलियन को सम्राट की उपाधि देकर एल्बा द्वीप, जो कि भूमध्य सागर में नामक द्वीप का शासक बना दिया गया। नेपोलियन की 2 मिलियन फ्रैंक सालाना वार्षिक पेंशन दी जाएगी तथा उसके परिवार के 2.5 सदस्य मिलियन वार्षिक पेंशन दी जाएगी। मेरी लुइस को इटली में परमा का राज्य दिया गया। फ्रांस में तेलोरा के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। वियना सम्मेलन 1814। नेपोलियन की पराजित करने के बाद यूरोप के राष्ट्रों ने यूरोप की समस्या का समाधान करने के लिए 1814 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें तुर्की को छोड़कर सभी यूरोपीय राष्ट्रों ने भाग लिया। फ्रांस का नेतृत्व टोलेरा ने किया तथा सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूरोप के नक्शे को पुनः बनाना था। विविधता का सिद्धांत, ये वियना सम्मेलन का मुख्य सिद्धांत था। इसके तहत फ्रांस की क्रांति से पहले जिसका था वह उसका वापस दिया गया। इसी आधार पर खुदा लुई 16वें के भाई लुई 18वें
को फ्रांस का सम्राट बनाया गया। वीना कांग्रेस में नेपोलियन को हराने का उत्सव मनाया जा रहा था। वीना कांग्रेस में नेपोलियन को हराने का उत्सव मनाया जा रहा था। उधर नेपोलियन एल्बा से निकलकर फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में कान पहुंचा तथा आरोप लगाया कि उसे पेंशन टाइम पर नहीं मिल पा रही थी तथा रानी मेरी लुइस द्वारा भेजे गए लेटर सार्वजनिक किए जाते हैं। मार्च करते हुए नेपोलियन कान से पेरिस पहुंचा। उसके हितैषियों ने उसका स्वागत किया। लुई 18वां को जब उसके आने की खबर मिलती है तो वह फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की इसी एल्बा से पेरिस मार्च से की है। नेपोलियन ने पेरिस पहुंचकर स्वयं को 20 मार्च को सम्राट घोषित कर दिया। वे मात्र 100 दिन 20 मार्च से 29 जून 1815 पुणे फ्रांस का सम्राट रहा। जब वीना कांग्रेस का जश्न बंद कर उसे हराने की योजना बनाने लगी। बेल्जियम वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815। इस युद्ध में नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित कर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। 5 मई 1821 ईस्वी के दिन हेलेना द्वीप पर उसकी मृत्यु हो गई। वही उसको दफनाया गया। नेपोलियन की अंतिम इच्छा थी कि उसे सीयन नदी के किनारे दफनाया जाए और उन फ्रांसीसियों के बीच जो मुझे प्रिय थे। 1840 में फ्रांस के सम्राट लुई फिलिप ने सम्राट के शवों को सेंट बेलेना से निकालकर पेरिस दफनाया गया। वीना सम्मेलन था। ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी व वेनेशिया पर 39 जर्मन राज्यों का राइन संघ ऑस्ट्रिया की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। 77 को पोलैंड व फिनलैंड दिए गए। इस प्रकार हमने नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।